तो ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है एक बार फिर, और लगातार न्यूज़ 18 उर्दू की बिहार इलेक्शन को लेकर कवरेज लगातार जारी है और हम न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, सुबह से लेकर वोटिंग जारी है। जो लोग भी अभी रह गए हैं अपने घर से निकलें और वोट करें। चलिए अब रुक करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, तमाम सियासी पार्टियों के लीडर मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबू हुरैरा, मैं आपसे कहूंगी कि फॉरवर्ड करें। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि लगातार दूसरे मरहले की पोलिंग चल रही है और बहुत सुकून से पोलिंग हो रही है, कहीं से कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है। लेकिन सबसे अहम और चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना के दौर में लग रहा था कि लोग घरों से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्या कुछ होगा, लेकिन इस दौर में भी हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों में एक जोशो खरोश है और बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। ब्रेक के बाद तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनवर हुसैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। अनवर हुसैन साहब, अपोजिशन से थोड़ा सा हटके मेरा सवाल यह कि जब बार बार नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब बिहार जाकर बार बार कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, तरक्की हुई है, बिहार में बहार आ गई है, तो अपोजिशन को क्यों नहीं दिखता है? आप लोगों को वो डेवलपमेंट क्यों नजर नहीं आ रहा है अनवर हुसैन साहब? देखिए, डेवलपमेंट का पैरामीटर सिर्फ ये नहीं है कि 1990 में क्या था, 1995 में क्या था, 2000 में क्या है और 2020 में क्या है। डेवलपमेंट का पैरामीटर ये भी है कि बिहार स्टेट 2020 में क्या था, क्या है और दूसरे स्टेट्स क्या है, इनमें इनकी क्या पोजीशन है। तो आप कहीं और ना जाइए, इनके प्रधानमंत्री का जो अपना आयोग है, नीति आयोग, जिसके वो अध्यक्ष हैं, उसकी रिपोर्टें देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा बिहार किस स्टेज पर खड़ा है और कहाँ खड़ा है। बिहार सबसे निचले पायदान पर है आज भी, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे फीमेल लिटरेसी का सवाल हो, चाहे पर कैपिटा इनकम का सवाल हो, चाहे एग्रीकल्चर का सवाल हो। आप वहीं से सारा डाटा कलेक्ट कर लें और आप देखेंगे कि बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। ये सड़क दिखाकर, पुल दिखाकर, फ्लाईओवर दिखाकर, कुछ जिलों में, कुछ शहरों में बिजली का बिल दिखाकर हमें यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट, असल डेवलपमेंट तो वह है जब गरीब आदमी पेट भर के रात में इत्मीनान से सोता है। आपने इसका यही चैन सुकून छीन लिया है। आज गरीब आदमी भागा फिर रहा है 2 वक्त की रोजी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। कोई इस शहर में इसको पनाह नहीं मिल रही है। आप और इतनी जो बुखलाहट है और गुस्सा है, उसमें कोरोना के दौर को अच्छा खासा अमल दखल है। कोरोना के दौर में हमारे असफर उस्मानी साहब और हमारे जेडीयू के दूसरे नेता जो है, हमारे इस वक्त जेडीयू में है वो, हालांकि उस वक्त आरजेडी में थे, वो पार्टी की जो कामयाबियों का और सरकार की जो कामयाबियों का ढिंढोरा पीट रहे हैं। असल में कोरोना के जमाने में इनका पूरा सिस्टम फेल हो गया। कोई मैं इस पर एक बहुत छोटा सा सवाल, तेजस्वी यादव ने भी यही इशू उठाया था। अनवर हुसैन साहब, जो बात आप कह रहे हैं, मैं असफर शमसी साहब बहुत मुख्तसर में, कि तेजस्वी यादव ने भी यही सवाल किया था जो अनवर हुसैन साहब कह रहे हैं कि जब नीति आयोग वजीर आजम साहब की सदारत में चल रहा है तो फिर बिहार फिसड्डी क्यों है, बिहार पीछे क्यों है? कि विकास दर 3.1 था, सुनिए, 3.1 था आरजेडी पीरियड में और अभी विकास दर 11 पॉइंट है। तो क्या ये फर्क साफ नहीं है? वो जो बता रहे हैं उनसे पूछिए कि ये हाँ या ना में। 15 साल पहले 3.1 था विकास दर और अभी मैं महफूज साहब की बात का भी जवाब दूंगा कि हेल्थ के मामले में रिकवरी रेट सबसे बेटर है पूरे हिंदुस्तान में बिहार का। अब 15 साल पहले, 2005 के पहले पीएचसी में मरीज 39 जाते थे, 2006 के बाद 1500 हुए और 19-20 में 10,500 पेशेंट पीएचसी में जाने लगे। तो फर्क साफ कैसे नहीं है? अभी 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के, और आने वाले दिनों में इसकी तादाद और बढ़ेगी। एक भी मेडिकल कॉलेज खुला क्या, इनको बताना चाहिए। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज और एजुकेशन के मामले में भी इनको बताना चाहिए कि इन्होंने क्या टीचर का अगर नियोजन किए होते तो आज 50% जो रिजर्वेशन था वो लड़कियों को मिलता। नहीं किया इन्होंने, क्योंकि उनके जमाने में जो आरक्षित रिजर्वेशन था उसमें 19% लड़कियों को था। अगर ये अपने जमाने के 5 लाख पदों को भर देते तो वो रिजर्वेशन जो है 39% होता। ये नहीं बता पाएंगे। पूछिए इनसे कि 2005 के पहले कितने इंस्टीट्यूशन बिहार में थे, 2005 और 6 के बाद
जितने भी हुए, चाहे चाणक्य यूनिवर्सिटी हो, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये आप दावे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, दावे अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और तरक्की तो होनी चाहिए। सरकार मिलती क्यों है, इख्तिदार और सत्ता मिलती क्यों है? काम के लिए, ताकि लोग सुकून से रह सकें। हालांकि जो कुछ लॉकडाउन में देखा बहुत तकलीफदेह था, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा बिहार के लोगों के हक में होगा। मैं महफूज आपके पास आना चाहूंगा। बार बार डेवलपमेंट और तरक्की की बात होती है, बार बार दावे किए आते हैं कि बजट बढ़ गया, तरक्की हो रही, डेवलपमेंट हो रहा है। मैं 2014 का जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का एक जो उनका बयान था कि मोतिहारी जब वो गए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ की जो चीनी मिल बंद है वो शुरू होगी फौरन जैसी वो सरकार में आएंगे, और उसके बाद उसी मिल की जो शक्कर होगी उसके जरिए जो चाय बनी हुई होगी उससे पिएंगे वजीर आजम साहब। क्या वो मिल आज तक शुरू हो पाई? क्या जो वादा किया गया था वो पूरा हो पाया? महफूज मुझे सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, आवाज आपकी नहीं आ रही है। जी जी महफूज मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, मैं अमित सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है ठीक है अमित सिंह जी, जाहिर सी बात है कि जो सरकारें बनती वो आवाम के भले के लिए बनती हैं, लेकिन चुनाव के वक्त वही तमाम लोग, वही तमाम उम्मीदवार, वही सरकारें दावे करती हैं कि हमने इतना काम कर दिया। मतलब लगता इस तरह से है कि कोई बहुत कमाल कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो अगर उन्होंने काम किया है। यह तो जिम्मेदारी है, अगर आप सरकार में हैं तो काम तो आपको ही करना है, जो इख्तिदार में होगा उसे काम करना होगा। अमित जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, महफूज मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है नेमतुल्लाह साहब मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। नेमतुल्लाह साहब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और जिस तरह से बिहार की जनता डेवलपमेंट और विकास के नाम पर वोट दे रही है, इनका दूर दूर तक पता नहीं चलेगा। हल्का फुल्का बिल्कुल देखिए नतीजे क्या होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी तो 10 तारीख ही होगा जब नतीजे आने शुरू होंगे। दावे तो सब कर रहे हैं, दावे तो तमाम पार्टियों और तमाम उम्मीदवार इसी उम्मीद के साथ ही उतरे हैं कि जीत उनको मिलेगी और जीत उनकी होगी, उनकी सरकार बनेगी। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी, बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, 1 हफ्ता और बचा है। आज ही के दिन हम भी होंगे, आप भी होंगे, क्या कुछ नतीजे होंगे ये देखेंगे। मैं नेमतुल्लाह साहब मेरी आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, अमित सिंह जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, अनवर हुसैन साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? जो नहीं सुन पा रहे हैं उनमें आप बेचैन हैं? नहीं ठीक है असफर शमसी साहब, नहीं मैं देखिए ये बात नहीं असफर शमसी साहब, जो नहीं सुन पा रहे मैं उनके लिए बेचैन नहीं हूं। मैं बल्कि आपका ख्याल रख रहा हूं कि आप इतना ज्यादा वक्त तक बोलेंगे, फिर अभी तो आपको तीसरे मरहले में भी हम बुलाएंगे, परेशान करेंगे, फिर नतीजे आएंगे उसमें भी हम आपको बुलाएंगे, और जीतने के बाद फिर अभी जश्न भी करना है। तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा आराम आप कर लें, मैं दूसरे लोगों के पास चला जाऊं। महफूज मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? नेमतुल्लाह साहब जी आवाज आ रही है, सवाल किया जाए। ठीक है मैं महफूज आपके पास ही आ रहा हूं। महफूज, क्या जो एक अहम सवाल है, इस बार डेवलपमेंट की बात, रोजगार की बात की जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि बिहार के चुनाव जो जात पात के इर्द गिर्द रहते थे उससे क्या इस बार के चुनाव दूर चले गए हैं? इस बार के चुनाव वाकई में डेवलपमेंट पर हो रहे हैं? देखिए हुरैरा, काफ़ी अहम सवाल है, और ये सवाल जो है दूसरे लोग भी एक दूसरे से कर रहे हैं कि क्या वाकई में जात पात जिस हिसाब को लेकर जो है बिहार की सियासत
में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हावी थी उसी की गोलबंदी करके उम्मीदवार जो है इंतखाब जीतता था। तो क्या डेवलपमेंट जो है हावी है, तो इस बात पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार के असेंबली इंतखाब में जब तरक्की का मुद्दा जो है तमाम मुद्दों पर हावी है। यानी जात पात के गोलबंदी और उम्मीदवारों को जातों के बुनियाद पर टिकट देना, उन तमाम चीज़ों पर भारी इस बार तरक्की का मुद्दा पड़ रहा है, रोजगार का मामला पड़ रहा है। देखिए हुरैरा, बिहार के लोग जो है काफ़ी ठगे गए हैं सियासी पार्टियों की जानिब से। मुख्तलिफ इलाके जो बिहार के हैं, जाहिर है सब इलाके के अपने अपने अलग अलग मसाइल हैं, लेकिन एक मसला जो है वो पूरे बिहार के लिए एक कॉमन मसला है, वो है रोजगार का मामला। जब किसी इलाके में आप जाते हैं तो या तो किसान परेशान है या रोजगार को लेकर जो है पढ़ा लिखा तबका जो है वो बेरोजगार है, मजदूर है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। कोरोना की मुद्दत कार में ये मसला और संगीन हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया है। बड़ा सवाल यह है कि जो बिहार में तरक्की की बात जो भी पार्टियां करती है या जो लीडर करते हैं, तो उनके एजेंडे में कभी बिहार के लोगों के लिए रोजगार रहा ही नहीं है। यही वजह है कि आप देखेंगे चाहे वो मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, चंपारण के इलाके हों या कोसी का इलाका हो, बड़ी तादाद में लोग यहाँ से पलायन करते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दूसरे सूबों में जाते हैं, मुल्क के बड़े शहरों में जाते हैं, तब जाकर उनके घर में दाल रोटी का इंतज़ाम होता है। ये बात जो है अगर ये बात इंतखाबात के मौके पर कही जाए तो सियासी पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल है। उनको इस पर सोचना चाहिए, गौर भी करना चाहिए। दावे और नारे अपनी जगह पर हैं, क्या वाकई में बिहार के लोगों को रोज़गार मिला है? तो इसका जवाब बिल्कुल है कि रोज़गार नहीं है। जो डेटा बता रहे हैं कि 46% लोग जो है आज बिहार में बेरोज़गार हैं। सवाल यहाँ ये भी है हुरैरा कि जब आप बिहार में सड़कें काफ़ी अच्छी हो गई हैं, NH पर जब आप या 4 लाइन पर जब आपकी गाड़ी चलती है, आप जाते हैं, NH 57 का अगर एग्जाम्पल ले लें तो NH 57 से आप जब गाड़ी पर बैठकर जाते हैं और जब एक ज़िला से दूसरे ज़िला को क्रॉस करते हैं तो बड़ी खुशी का एहसास होता है। लेकिन वही उसी NH को छोड़कर, 4 लाइन को छोड़कर जब गांव की सड़कों से होते हुए गांव में जाते हैं तो वहां लोगों की परेशानी जो है मुंह बाए खड़ी है। जब लोग जो है 2 वक्त की रोटी के मोहताज है, जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, मसले जो है खड़े हैं। तो सवाल यहाँ यह है कि सिर्फ ये कह देना कि हम 4 लाइन सड़क बना दिए, सड़कों की तामीर हमने कराया और तमाम चीज़ें कराई और इससे जो है बिहार डेवलप हो गया, हमने बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और उससे जो है बिहार तरक्की कर गया, तो ये हमको लगता है कि कहना गैर मुनासिब होगा। इसलिए भी कि बिहार में जो बजट है वो बजट का आधा हिस्सा खर्च नहीं हो पाता है। बिहार में बाहर आना बाकी है, असल डेवलपमेंट और तरक्की अभी बिहार के लोगों ने एक तरह से नहीं देखी है। हालांकि दावे और वादे बहुत किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा हम आएंगे और तफसील लेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। मैं अमित सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी, सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या वाकई बिहार में अब यहां से ही एक तरह से अब बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि जो समीकरण है बिहार के, उसे अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के सामने अब तेजस्वी यादव को एक बड़ा चैलेंज बंद करा है। लालू यादव के ना होने के बावजूद भी जिस तरह से तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ देखी जा रही, तो कहीं ना कहीं वो एक एनडीए के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वरना बिहार की पॉलिटिक्स में हम देखते थे कि 15 साल आरजेडी रही और फिर 15 साल एनडीए और जेडीयू का दबदबा रहा। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि अब जो लोग इख्तिदार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, उन्हें काम करना होगा बिहार के लोगों के लिए अगर टिकना है तो? जी, यानी तेजस्वी यादव एक नई उम्मीद जगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो जगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूं, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो तेजस्वी यादव एक नई उम्मीद जगा तो रहे हैं लेकिन जगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पिछला जब चुनाव हुआ था वो मुख्य तौर पे जाति के ऊपर ही था और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने आपस में मिलकर बिहार का चुनाव जीता था। लेकिन 2 सालों में दोबारा से वही भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और वो जो सारी चीजें हुई, तो उसकी वजह से नीतीश कुमार जी को वापस भाजपा के पास जाना पड़ा। तो परेशानी ये है कि वो उम्मीद जगा तो रहे हैं लेकिन इस बार लालू यादव जी भी नहीं है, तो इसी वजह से आरजेडी इस बार के चुनावों में भी कुछ खास नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके परिवार की जो हिस्ट्री है या तेजस्वी जी की भी जो हिस्ट्री रही वो उतनी अच्छी रही नहीं। तो नीतीश कुमार जी के पास मौका तो है, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को दोबारा से कमर कस के बिहार के लिए काम करना पड़ेगा और वो काम जो है जमीन पर भी उतर कर दिखाना पड़ेगा। या तो अब नीतीश कुमार जी की पार्टी
या तो अपना लीडर भी चेंज करे, वो भी एक ऑप्शन है उनके पास। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार के चुनावों में डेवलपमेंट, रोजगार का मुद्दा सही में हावी रहने वाला है। और पिछले 15 साल में या 15 से पहले के 10 साल में नीतीश कुमार जी ने जो किया और अभी के 5 साल में जो किया, उसमें थोड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो विकास, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर ये चुनाव होगा। जात पात बहुत पीछे छूट गया है और लालू जी की पार्टी इस बार कुछ खास नहीं कर पाएगी। भीड़ भले ही जुटा रही हो, लेकिन चुनावों में भीड़ कैसे जुटती है वो आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अब किसके लिए बिहार की ज़मीन अब तैयार हो रही है या बिहार के अवाम किसे अब एक तरह से चुनकर लाने वाले हैं, यह देखना बहुत अहम होगा। 15 सालों का कामकाज और नीतीश कुमार का एक्सपीरियंस काम आएगा या फिर नौजवान जो वोटर हैं वो तेजस्वी यादव की तरफ रागिब होंगे, यह देखना भी बहुत अहम होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथी विशाल आजम आपके साथ जुड़ेंगे और तमाम अपडेट चुनाव से जुड़े हुए तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिर हमारी यही अपील न्यूज़ 18 उर्दू की कि अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया है तो अभी भी वक्त है आपके पास, फौरन पोलिंग बूथ की तरफ जाइए और अपना वोट देकर जमहूरियत को मजबूत कीजिए और अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनिए। लगातार न्यूज़ 18 उर्दू पर बिहार की कवरेज, बिहार इंतखाबात की कवरेज जारी है। तो बाकी इंतखाबात से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।